डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ, हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वे एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षा के क्षेत्र के एक बहुत बड़े और सम्मानित विद्वान भी थे। ये बात उन्हें खास बनाती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ देश की आज़ादी के लिए ही नहीं बल्कि आज़ाद भारत की शिक्षा और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। साल 1967 में डॉक्टर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पद की शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने ये भाषण दिया था जिसमें उन्होंने पूरे भारत को अपना घर बताया। राष्ट्रपति पद संभालने से पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। ये बात न सिर्फ उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव को दर्शाती है बल्कि बिहार के लोगों के साथ उनके गहरे रिश्ते को भी उजागर करती है। ये पाठ भारत इज़ माई होम असल में एक भाषण का छोटा सा अंश है। ये भाषण उन्होंने 1967 में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के ठीक बाद दिया था और इसी वजह से इसमें पूरे देश के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी और उसे अपना घर मानने की भावना झलकती है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले ही भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद को भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित करने की शपथ लेते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी वफादारी किसी एक धर्म या समुदाय के प्रति नहीं बल्कि भारत की उस मिलीजुली विरासत के प्रति है जिसे सबने मिलकर बनाया है। मैं पूरी ईमानदारी से ये मानता हूँ कि मैं अभिभूत हूँ, यानी मेरे मन पर एक बहुत गहरा और मजबूत भाव हावी है। ये भाव उस विश्वास का है जो मेरे लोगों ने मुझे इस देश के सबसे ऊंचे पद के लिए चुनकर मुझ पर जताया है और ये एहसास मुझे विनम्रता और जिम्मेदारी से भर देता है। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर अपने साथ एक असाधारण बौद्धिक क्षमता, गहरी विद्वता और अनुभवों का विशाल खजाना लेकर आए जो कहीं और मिलना लगभग असंभव था। लेखक यह बताना चाहते हैं कि उनका ज्ञान और अनुभव किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान था, जिसने इस सर्वोच्च पद की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी को दुनिया के सामने इतने अच्छे से समझाया जितना शायद ही किसी और ने किया हो, और ये भी साबित किया कि सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्य, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, मूल रूप से एक ही हैं। इंसान के अंदर जो मूल अच्छाई, जो इंसानियत होती है, उस पर से उसका विश्वास कभी नहीं हटा। ये उसकी गहरी सोच और सकारात्मकता को दिखाता है कि बुरे हालातों के बावजूद वो मानता है कि हर व्यक्ति अपनी जड़ों में अच्छा ही होता है। उन्होंने खुद भी इस बात के लिए लड़ना कभी बंद नहीं किया कि हर इंसान को सम्मान और न्याय के साथ जीने का हक है। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि उनके जीवन का एक अटूट मिशन था। मैं इस राष्ट्रपति पद को बहुत ही विनम्रता और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए संभाल रहा हूँ। ये दिखाता है कि उनमें कोई घमंड नहीं है और वे इस काम को एक पवित्र जिम्मेदारी मानते हैं जिसके लिए वे पूरी तरह समर्पित हैं। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति अपनी पूरी वफादारी की शपथ ली है। ये सिर्फ एक औपचारिक रस्म नहीं है बल्कि ये एक गहरा वादा है कि देश का शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि संविधान के बनाए नियमों और ऊंचे आदर्शों से चलेगा। ये संविधान एक ऐसे देश का है जो अभी अभी आज़ाद हुआ है और इसे किसी बाहरी ताकत ने नहीं बल्कि इतिहास में पहली बार यहाँ के आज़ाद नागरिकों ने खुद बनाया और खुद को सौंपा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब भारत के लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे, किसी और के हुक्म पर नहीं। हमारा देश भारत एक नया राष्ट्र है, लेकिन हम भारतीय और हमारी सभ्यता बहुत प्राचीन है। ये विरोधाभास कंट्रास्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपने पुराने आदर्शों और ज्ञान की मजबूत नींव पर ही एक नए भविष्य को गढ़ना है। हजारों सालों से भारत में अलग अलग जातियों और संस्कृतियों के लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया है। इन सब ने मिलकर सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत
अटल मूल्यों को अपने खास और अनोखे तरीके से जीवन में उतारने की लगातार कोशिश की है, और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। मैं भारत के उन शाश्वत मूल्यों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये मूल्य हमारे गौरवशाली अतीत से मिले हैं और यही हमारे भविष्य का आधार हैं। इसलिए इनकी सेवा करना ही देश की असली सेवा है। समय और हालात बदलने पर किसी भी आदर्श या मूल्य को मानने का कोई एक ठोस तरीका पुराना या अधूरा पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आदर्श ही गलत हो गया, बल्कि उसे निभाने का तरीका अब नए समय के हिसाब से बदलना होगा। हमारे बुनियादी मूल्य जैसे सत्य या अहिंसा कभी पुराने नहीं होते, वे हमेशा के लिए सच है। पर यही मूल्य हम पर एक तरह का दबाव डालते हैं कि हर नई पीढ़ी इन्हें अपने समय के हिसाब से एक नए और ताज़े अंदाज में समझे और महसूस करे। अतीत कोई मरी हुई या ठहरी हुई चीज़ नहीं है, ये आज भी जिंदा है और एक सक्रिय शक्ति की तरह हमारे वर्तमान और भविष्य को लगातार आकार देता रहता है। ये कोई मरी हुई या स्थिर चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें जान है और ये लगातार बदलती रहती है। समय के साथ इसमें नए बदलाव आते हैं, इसीलिए ये आज भी उतनी ही मजबूत और प्रासंगिक बनी हुई है। ये चीज़ सीधे तौर पर तय करती है कि हमारे वर्तमान जीवन की गुणवत्ता कैसी है और हमारे भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, यानी हमारा आज का जीवन और कल की सफलता दोनों ही इसी पर निर्भर करते हैं। किसी भी देश की संस्कृति और उसके चरित्र का विकास असल में लगातार खुद को नया बनाने की ही प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब वो अपनी पुरानी अच्छी बातों को बनाए रखते हुए समय के साथ नए विचारों और बदलावों को अपनाता है। मेरे नज़रिए में शिक्षा का असली काम ही यही है कि वो समाज और संस्कृति को लगातार नया जीवन देती रहे। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि देश के मूल्यों और परंपराओं को हर नई पीढ़ी के लिए ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखना है। मैं ये मानता हूँ, और इस धारणा के लिए आप मुझे क्षमा करें, कि मुझे इस सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद के लिए मुख्य रूप से इसलिए चुना गया है क्योंकि मेरा पूरा जीवन अपने लोगों की शिक्षा से जुड़ा रहा है। यह उनकी विनम्रता है। वे अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपनी राजनैतिक ताकत को नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति अपनी लंबी सेवा को दे रहे हैं। शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली साधन है। इसका मतलब है कि देश की तरक्की, एकता और ताकत का रास्ता सिर्फ अच्छी और सच्ची शिक्षा से ही होकर जाता है। किसी भी देश की शिक्षा की गुणवत्ता और उस देश की अपनी गुणवत्ता, ये दोनों बातें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। असल में देश का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। इस सच्चाई से कोई बच नहीं सकता। मैं अपनी पिछली संस्कृति के प्रति पूरी तरह वफादार रहने की शपथ लेता हूँ, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संस्कृति कहाँ से आई या उसे बनाने में किन लोगों का हाथ था। ये हमारी संस्कृति की महानता को दिखाता है, जो किसी एक जगह या समुदाय की नहीं, बल्कि अनेक स्रोतों से मिलकर बनी एक साझी विरासत है। मैं अपने देश की पूरी संस्कृति की सेवा करने की शपथ लेता हूँ, इसके किसी एक हिस्से की नहीं। इसका मतलब है कि भारत की संस्कृति किसी एक धर्म या जाति से नहीं बनी, बल्कि ये कई अलग अलग परंपराओं का एक मिला जुला रूप है, और मैं इन सभी की रक्षा और सेवा करूंगा। मैं अपने देश के प्रति पूरी तरह वफादार रहने का प्रण लेता हूँ, और इस वफादारी के रास्ते में मेरा धर्म या मेरी भाषा कभी नहीं आएगी। यह देश की एकता को किसी भी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर रखने की एक मजबूत शपथ है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं खुद को भारत की ताकत और तरक्की के लिए समर्पित करूँगा। मैं यहाँ के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करूँगा, और इसमें जाति, रंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सच्ची राष्ट्रीयता इसी एकता और समानता की नींव पर टिकी होती है। पूरा भारत उनका अपना घर है, और यहाँ के सभी लोग उनके परिवार के सदस्य हैं।
ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान है। इसका मतलब है कि वे किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया की तरह हर भारतीय की तरक्की के लिए काम करेंगे। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। यहाँ परिवार शब्द पूरे भारत देश के लिए एक रूपक है, जो दिखाता है कि वे खुद को शासक नहीं बल्कि देश का संरक्षक मानते हैं। निश्चित समय कहना लोकतंत्र के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है कि ये पद हमेशा के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मेरी ये पूरी और सच्ची कोशिश होगी कि मैं इस घर को मजबूत और खूबसूरत बनाऊं। यहाँ घर का मतलब हमारा पूरा देश भारत है, जो उन महान लोगों के रहने लायक एक योग्य जगह बने, जो एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और गरिमापूर्ण जीवन बनाने के रोमांचक काम में लगे हुए हैं। हमारा ये परिवार यानी भारत देश बहुत बड़ा है और इसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि ये एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि इतने बड़े और बढ़ते हुए परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना और घर को मजबूत बनाना आसान काम नहीं है। भारत जैसे विशाल परिवार के नव निर्माण के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को बिना कोई कसर छोड़े पूरी लगन से अपना अपना योगदान देना होगा। ये काम इतना बड़ा है कि कोई भी सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। देश की तरक्की किसी एक की नहीं, बल्कि हर नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमारे देश की विशालता के कारण इसके पुनर्निर्माण का काम इतना बड़ा और मुश्किल है कि कोई भी चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा नहीं देख सकता। हमें निराशा को एक स्थायी बीमारी एंडेमिक की तरह देश में फैलने से भी रोकना होगा, क्योंकि ये निष्क्रियता और निराशा ही प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश के सामने चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि हालात हमसे सिर्फ काम, काम और ज्यादा काम की मांग करते हैं। ये मेहनत दिखावे वाली नहीं, बल्कि चुपचाप और पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, ताकि हम अपने लोगों के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का एक ठोस और लगातार पुनर्निर्माण कर सकें। ये जो देश के निर्माण का काम है, इसके दो पहलू हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत काम का मतलब है खुद के नैतिक चरित्र का विकास करना, और सामाजिक काम का मतलब है अपने आसपास के समाज की भलाई के लिए प्रयास करना। ये दोनों काम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि एक बेहतर व्यक्ति ही एक बेहतर समाज बना सकता है। काम के ये दोनों पहलू यानी खुद पर काम और समाज के लिए काम एक दूसरे को फल देते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति खुद को नैतिक रूप से बेहतर बनाता है तो समाज को फायदा होता है, और जब वो समाज की सेवा करता है तो उसका अपना व्यक्तिगत विकास भी होता है। खुद पर काम करने का मतलब है अपने नैतिक विकास की अंदरूनी इच्छा पर चलना, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। ये विकास सिर्फ तभी संभव है जब व्यक्ति खुद पर अनुशासन, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन लागू करे, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बिना अनुशासन के नहीं आती। खुद पर काम करने का जो अंतिम नतीजा होता है, वो है एक स्वतंत्र और नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण। ये एक ऐसा इंसान बनाता है जो किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी समझ और अनुशासन से सही रास्ते पर चलता है। इस अंतिम परिणाम यानी एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व को हम सिर्फ अपनी ही जोखिम पर नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा करना देश के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बिना नैतिक रूप से विकसित नागरिकों के एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण असंभव है। एक नैतिक रूप से विकसित व्यक्ति यानी द एंड प्रोडक्ट खुद को अकेले कायम नहीं रख सकता। उसे अपनी नैतिकता को समाज की सेवा में लगाना ही होगा। उसे एक बेहतर, न्यायपूर्ण और सुंदर समाज बनाने की कोशिश में जुटना होगा। यही डॉक्टर हुसैन का संदेश है। व्यक्तिगत तरक्की तभी सार्थक है जब वो समाज की भलाई के काम आए। कोई भी व्यक्ति अकेले पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसके आसपास का समाज भी उसी के साथ आगे न बढ़ रहा हो। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत तरक्की और समाज की तरक्की, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
तो चलिए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि काम के इन दोनों पहलुओं, व्यक्तिगत और सामाजिक, में हम पूरे दिल से लग जाएंगे। ये एक संकल्प है क्योंकि ये दोनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है और देश की असली तरक्की तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद पर भी काम करेगा और समाज के लिए भी। तो इस दोहरे प्रयास से हमारे राष्ट्र को एक विशेष पहचान मिलेगी। यहाँ स्पेशल फ्लेवर या खास स्वाद का मतलब देश के चरित्र में एक अनोखी और नैतिक खूबी लाना है जो उसे बाकी देशों से अलग बनाएगी। हमारे लिए ये देश सिर्फ ताकत दिखाने या शासन करने वाली संस्था नहीं होगी, बल्कि एक नैतिक संगठन बनेगा। इसका आधार नैतिकता और सही गलत की समझ होगी, जहां शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और नैतिक कामों के लिए ही किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी चाहते थे। हमारे देश का स्वभाव ही ऐसा है और ये सीख हमें हमारे आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी से विरासत में मिली है। उन्होंने ही सिखाया कि सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक और सही कामों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी पर हुकूमत करने या उसे दबाने के लिए। हम उस शांति की स्थापना के लिए काम करेंगे जो मजबूती से आती है, लाचारी या कमजोरी से नहीं। ये शांति डर का नतीजा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और नैतिक रूप से मजबूत राष्ट्र की अपनी इच्छा और आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस दोहरे काम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए वे जरूरी ऊर्जा और शक्ति अवश्य लाएंगे। ये वही दोहरा काम है, यानी खुद पर और समाज पर काम करना, जिस पर देश का नैतिक विकास और भविष्य निर्भर करता है। राष्ट्र निर्माण के इस दोहरे काम में अपना हिस्सा देना मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। वे इस काम को मनमोहक उद्यम, एन्चैंटिंग एंटरप्राइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारत को एक मजबूत और नैतिक देश बनाने का एक सुंदर और प्रेरणादायक मिशन है।